नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय बुनकर आयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गिरिधारी यादव ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर बुनकरों के उत्थान के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बुनकर आयोग का गठन नहीं किया गया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का राष्ट्रीय बुनकर आयोग गठित करने का विचार है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण है? और आयोग का गठन कब तक होने की संभावना है? इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बुनकर आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय देश भर में कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों, बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत हथकरघे और सहायक उपकरणों की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड का निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य बुनियादी ढांचा, घरेलू विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय वस्त्र मंत्रालय के अन्य प्रभागों और राज्य हथकरघा विभागों के साथ अच्छे तालमेल से कार्य कर रहे हैं और हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। क्योंकि मौजूदा सरकारी तंत्र पहले से ही हथकरघा बुनकरों की सभी समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए हथकरघा बुनकरों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता नहीं है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मेरठ में इस्पात संयंत्र की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का मेरठ में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके और क्षेत्र के युवाओं को औद्योगिक विकास से लाभ मिल सके। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने दिया। उन्होंने बताया कि इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और इस्पात मंत्रालय एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस्पात संयंत्र की स्थापना संबंधी निर्णय कच्चे माल की उपलब्धता, पत्तन से दूरी, लॉजिस्टिक को ध्यान में रखते हुए तकनीकी वाणिज्यिक सोच विचारों के आधार पर उद्योग द्वारा लिए जाते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने। उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा उत्तरी सीमाओं पर गांव के विकास के लिए शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों और इसके तहत व्यापक विकास के लिए अनुमोदित गांव का ब्यौरा क्या है? और सीमा पर स्थित गाँव के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इस सवाल का जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों को उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांव के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस्ड क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हित गांव में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार, कौशल विकास और उद्यमिता क्षमता का निर्माण और कृषि, बागवानी, औषधीय पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की खेती सहित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर निर्माण की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेप के क्षेत्रों में असंबद्ध गाँव को संपर्क प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांव में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।
कार्यक्रम के अंतर्गत 6,800 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें जागरूकता अभियान, सेवा वितरण शिविर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर, मेला और महोत्सव और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। कार्यक्रम के लिए कुल अनुमोदित वित्तीय आवंटन 4,800 करोड़ रुपए है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है टेक स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि क्या पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टेक स्टार्टअप्स में शामिल महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े अनुरक्षित किए गए हैं। देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान स्टार्टअप्स में राज्यवार, वर्षवार, जिलावार, विशेषकर झारखंड में निधियों के आवंटन सहित महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों के आंकड़े रखती है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियां भी शामिल हैं। 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार 1,52,139 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार पिछले 3 वर्षों यानी 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियां, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हैं। सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स में महिला भागीदारी को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार 3 प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, जिनमें स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, ताकि सभी श्रेणियों और क्षेत्रों को स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके। FFS को उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रचालनरत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि को पूंजी प्रदान करती है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करती है। FFS के अंतर्गत सहायता प्राप्त AIF को स्टार्टअप्स में FFS के तहत प्रतिबद्ध राशि को कम से कम दुगुना निवेश करना होता है। AIF ने पिछले 3 वर्षों 2021, 2022 और 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में 1,542 करोड़ रुपए का निवेश किया है। SISFS इंक्यूबेटर्स के जरिए आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। SISFS 1 अप्रैल 2021 से कार्यान्वित है। इस स्कीम के तहत चयनित इंक्यूबेटर्स ने पिछले 3 वर्षों 2021, 2022, 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए 155.6 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है। CGHS के पात्र वित्तीय संस्थानों के जरिए स्टार्टअप्स को समर्थकारी बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। CGSS का राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रचालन किया जाता है और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रचालन में है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2023 में CGSS के तहत महिला नेतृत्व वाले ऋण प्राप्तकर्ता स्टार्टअप्स को 13.6 करोड़ रुपए की ऋण राशि के लिए गारंटी दी गई। 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ऋण प्राप्तकर्ताओं को जिस ऋण राशि पर गारंटी प्रदान की गई। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशिंग विलेज से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रॉबर्ट ब्रूसी ने। उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूछा कि हाल ही में घोषित 100 क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशिंग विलेज के लिए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है। मत्स्य पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हाल ही में ऐसे प्रत्येक गांव के लिए घोषित किए गए 2 करोड़ रुपए से संबंधित दिशा निर्देश का ब्यौरा क्या है। क्या गांव की पहचान विकास के लिए की गई है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने दिया। PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों को क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेज के रूप में चिन्हित किया है, ताकि उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट और इकोनॉमिकल वाइब्रेंट फिशरमैन विलेज बनाया जा सके। CRCFV के लिए दिशा निर्देश 12 फरवरी 2024 को जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों में उद्देश्य, फंडिंग पैटर्न, कार्यान्वयन का तरीका, संस्थागत व्यवस्था, गांव के चयन के मानदंड, प्रत्येक एजेंसी की जिम्मेदारियां, संभावित गतिविधियां, सुविधाओं के निर्माण के बाद प्रबंधन का विवरण दिया गया है।
PMMSY के अंतर्गत 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ CRCFV पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक मात्स्यिकी से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए प्रति गांव 2 करोड़ रुपए की इकाई लागत के साथ किया जा रहा है। प्रत्येक पहचाने गए फिशिंग विलेज में आवश्यक सुविधाओं का आकलन गैप एनालिसिस के आधार पर किया जाएगा और ऐसी आकी गई सुविधाओं के विकास की लागत स्थानीय साइट की स्थितियों और गाँव में मछुआरों की आबादी के आधार पर तय की जाएगी। पहचाने गए फिशिंग विलेज में पहचानी गई सुविधाओं के विकास की लागत को इस तरह से वितरित किया जाएगा कि इकाई अनुमानित लागत का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए और इकाई अनुमानित लागत का 30% मात्स्यिकी आर्थिक गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा। योजना घटक जहां भी संभव हो पहचाने गए फिशिंग विलेज में आवश्यक सामुद्रिक भौतिक परिसंपत्तियों और सुविधाओं के निर्माण के लिए अन्य प्रासंगिक स्रोतों से फंड के उपयुक्त अभिसरण और सामंजस्य को भी बढ़ावा देता है। पहचाने गए तटीय मछुआरा गाँवों में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों का मुख्य ध्यान फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित गतिविधियों जैसे फिश ड्राइंग प्लेटफॉर्म, फिश मार्केट, आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण, जलवायु के अनुकूल और स्थानीय आजीविका के अवसरों जैसे सी बोट फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग और कोस्टल फिशरमैन विलेज में रहने वाले मछुआरों की सहायता के लिए अन्य जलीय कृषि गतिविधियों के निर्माण पर केंद्रित होगा। सुविधाओं या गतिविधियों की पहचान दिशा निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण और गैप एनालिसिस के आधार पर की जाती है। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी और NFDB संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचानी गई अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में CRCFV के विकास पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों और मत्स्य पालन विभाग द्वारा गठित समितियों की सिफारिश के आधार पर 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल विलेज की पहचान की गई है, जिसमें CRCFV के दिशा निर्देशों में निर्धारित अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का उचित प्रतिनिधित्व शामिल है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मिशन उत्कर्ष से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने। उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा कि मिशन उत्कर्ष की शुरुआत की तारीख और इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है। मिशन उत्कर्ष के तहत जिलों की पहचान करने के मुख्य संकेतक क्या है। इस मिशन के तहत कितने जिलों की पहचान की गई है और इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2022 को मिशन उत्कर्ष का शुभारंभ किया, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चिन्हित प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर चयनित जिलों के तेजी से विकास के लिए एक नई पहल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिले 1 वर्ष में राज्य औसत और 2 वर्षों में राष्ट्रीय औसत या उससे बेहतर तक पहुँचे। नीति आयोग से प्राप्त इनपुट के अनुसार इसमें अल्प निष्पादन वाले जिलों को राज्य और राष्ट्रीय औसत के दायरे में लाने की पहल के तहत 15 केंद्रीय मंत्रालय या विभाग शामिल हैं। इस पहल के एक भाग के रूप में आयुष मंत्रालय ने किशोरियों में स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार और एनीमिया की रोकथाम के लिए आयुर्वेद उपचारों को बढ़ावा देने के लिए 26 फरवरी 2024 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में कई उद्देश्य शामिल हैं। KPI में चयनित जिलों के कार्य निष्पादन को 1 वर्ष के भीतर वर्तमान स्तर से राज्य औसत तक सुधारना और 2 वर्षों के भीतर उन्हें राष्ट्रीय औसत या उससे बेहतर स्तर पर ले जाना। भारत के जिलों में कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए इस पहल के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग करना। नीति आयोग द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर मंत्रालयों द्वारा संबंधित प्रमुख संकेतकों में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर सबसे निचले जिलों को चिन्हित किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जन पोषण केंद्र से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद डॉक्टर परमार, जसवंत सिंह, सालम सिंह और मदन राठौड़ ने। इन सांसदों ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा, मंत्रालय द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाने और उत्पाद पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए गैर सरकारी कंपनियों के साथ सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। किन राज्यों में जन पोषण केंद्रों के आधुनिकीकरण की पायलट परियोजना शुरू की गई है। मंत्रालय आधुनिकीकरण के लिए भविष्य में कुल कितने जन पोषण केंद्रों को शामिल करने का आशय रखता है। इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीबूबेन जयंतीबाई बांभड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार राज्यों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ मिलकर उचित दर की दुकानों को पोषण युक्त वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर PDS वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए सिडबी ने एक अनुकूलित ऐप FPS सहाय विकसित की है, जो B2B ऑनलाइन थोक विक्रेता एग्रीगेटर्स के सहयोग से कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करता है।
जन पोषण केंद्रों के पास ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करने और FPS सहाय के उपयोग के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर किए गए चालान के लिए क्रेडिट प्राप्त करने का विकल्प है। वर्तमान में पायलट परियोजना के लिए सिडबी ने गैर पीडीएस वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने के प्रावधान के लिए एक B2B एग्रीगेटर के साथ साझेदारी की है। सिडबी ऐसी और अधिक कंपनियों को अपने FPS प्लेटफॉर्म पर नामांकन करने के लिए राजी कर रहा है। वैकल्पिक रूप से FPS JPK स्थानीय थोक विक्रेताओं वितरण एजेंसियों के माध्यम से गैर पीडीएस वस्तुएं भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में जन पोषण केंद्र पायलट परियोजना 4 राज्यों में शुरू की गई है। राज्यों को अपने यहाँ JPK मॉडल को उतनी संख्या तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जितना वे आवश्यक समझें। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ABPMJAY के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है। ABPMJAY के पैनल से हटाए गए सरकारी और निजी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जहां निजी अस्पताल निधि संवितरण में देरी के कारण ABPMJAY के अंतर्गत उपचार प्रदान करने से इनकार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों से संबंधित विशेषकर पात्र लाभार्थियों को सेवा या लाभ प्रदान करने से इनकार करने के संबंध में शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं। ABPMJAY के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि ABPMJAY यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों का निपटान राज्य सरकार के अंतर्गत संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। दावों का समय पर निपटान उन प्रमुख मापदंडों में से एक है जिसके आधार पर योजना के निष्पादन को मापा जाता है। योजना के तहत दावों के निपटान की स्थिति की लगातार निगरानी की जाती है और दावों के संबंध में प्रगति का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। इसके अलावा योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली, केंद्रीय और राज्य कॉल सेंटर, ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर योजना के तहत उपचार का लाभ उठाने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और शिकायतों का समाधान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अस्पतालों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। NHA ने प्रक्रियाओं की संख्या में वृद्धि 1961 के साथ एक संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज जारी किया है। इसके अलावा 350 पैकेजों के लिए दरों में वृद्धि की गई है और नए पैकेज जोड़े गए हैं। दावा निपटान की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित समय के भीतर हो। अस्पतालों के आभासी और भौतिक क्षमता निर्माण किया जाता है। वास्तविक समय के आधार पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक अस्पताल विशिष्ट कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। लाभार्थियों और अस्पतालों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए नियमित रूप से सूचीबद्ध अस्पतालों का दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित की गई हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए NABH प्रमाणन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, तेजवीर सिंह, रामभाई हरजी भाई मोकरिया और लहर सिंह सिरोया ने। इन सांसदों ने आयुष मंत्रालय से पूछा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रमाणित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या कितनी है। क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कर पा रहे हैं और उसके लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं। NABH से मान्यता प्राप्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की निगरानी और मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है और क्या मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2024 तक 1039 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य चर्या प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड द्वारा NABH आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन प्रदान किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रोगी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जा रहे हैं और आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के परिचालन दिशा निर्देश में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार विभिन्न मापदंडों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम द्वारा समय समय पर क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है और राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को इन सुविधाओं के लिए
आने वाले लाभार्थियों के लिए विभिन्न आयुष उपचारों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित सुधार करने की सलाह दी जाती है। NABH आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन की प्रक्रिया की निगरानी और सुदृढ़ बनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षेपण भी है। NABH द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित जांच सूची विकसित की गई है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के परिचालन दिशा निर्देश के मुख्य तत्वों को एकीकृत किया गया है और NABH आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन के वर्तमान गुणवत्ता मानकों के साथ संरूपित किया गया है। ये जांच सूची बुनियादी ढांचे, संक्रमण नियंत्रण, मानव संसाधन, आंकड़ों के रखरखाव और प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता के संबंध में सुविधाओं का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए NABH ने एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, जिसमें 3500 से अधिक जिला आयुष अधिकारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आयुष प्रवेश स्तर प्रमाणन की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं पर पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण में मूल्यांकन के लिए पंजीकरण करने के तरीकों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन भी शामिल था, जिससे प्रमाणन प्रक्रिया को सुचारू और कुशलतापूर्वक सुविधाजनक बनाने के लिए इन अधिकारियों का आवश्यक ज्ञानवर्धन हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मूल्यांकन प्रशिक्षित NABH आयुष मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा स्थापित मानकों की तुलना में अंतराल की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके बाद उनके सुधारात्मक और निवारक कार्यों की तैयारी और कार्यान्वयन पर व्यापक मार्गदर्शन दिया जाता है। आयुष मंत्रालय और NABH ने राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के सहयोग से मिलकर काम किया, ताकि केंद्र ये सुनिश्चित करे कि पहचानी गई कमियों को समय पर और प्रभावी तरीके से संबोधित किया जाए, जिससे गैर अनुपालन को बंद करने और उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने को सुगम बनाया जा सके।